Good morning, students. Significance of financial planning. वित्तीय नियोजन का महत्व, ये आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। जैसा कि अभी तक हम फाइनेंशियल प्लानिंग को पढ़ते आए हैं, तो महत्व अपने आप में काफ़ी क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी हम कुछ सर्टेन पॉइंट्स के बेसिस पर इसको और अधिक डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग is an important part of the overall planning process of a business enterprise, जिसका हिंदी वर्जन यह है कि वित्तीय नियोजन एक व्यावसायिक संस्था के लिए उसकी संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। The success or failure of a business depends on the optimal utilization of its available resources. अर्थात किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग करे। दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ उपलब्ध साधन कौन से हैं? नेचुरली हम वित्तीय नियोजन पढ़ रहे हैं, तो वित्त से संबंधित जो भी पूंजी या वित्त हमने एकत्रित किया है या व्यवसाय ने कलेक्ट किया है, उससे संबंधित बात है। यदि वह साधन पर्याप्त मात्रा में संग्रहित कर लिया गया है, कलेक्ट कर लिया गया है, तो उसके ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की बात की जानी चाहिए, यानी उसके अनुकूलतम उपयोग की बात की जानी चाहिए, जो कि नियोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यदि यह यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल है, अनुकूलतम है, अनुकूलतम को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जब संग्रहित कोष विभिन्न कार्यों में, जैसे उत्पादन कार्य में, विपणन में, सेवी वर्गीय यानी सर्विस एरिया में, पर्सोनल एरिया में, या यूँ कहें कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट नीड्स में जहाँ भी हमने कोषों का विनियोग किया है या आवंटन किया है, उस अलॉटमेंट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से नियोजन में शामिल किया जाए और करने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके यूटिलाइजेशन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए कि वह साधन किसी भी कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होना चाहिए, न कम न अधिक। यदि इस तरह का मॉनिटरिंग किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा, तो उससे संभव है कि संस्था अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्यों को पूरा करेगी और साधनों का अनुकूलतम यूज़ करेगी। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पूंजी या वित्त जो भी एकत्रित किया जाता है व्यावसायिक संस्था में, उसकी अपनी विशिष्ट लागतें होती हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट्स होती हैं, और उस कॉस्ट को यदि न्यूनतम लागत पर या उस लागत को हम न्यूनतम स्तर पर रखकर कोषों का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से एक संस्था अधिक लाभ अर्जित करती है। तो इस तरह से नियोजन में इन सभी एस्पेक्ट्स को शामिल करके बहुत ही महत्वपूर्ण नीति बनाई जाती है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है। तो यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि वित्तीय नियोजन किसी भी व्यवसाय की सफलता की फर्स्ट सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। यदि इसको बहुत सफलता से पूरा कर लिया गया तो संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाती है। फिर भी हम कुछ पॉइंट्स में हम देखते हैं, नीचे दिए गए जो मुख्य बिंदु हैं वो वित्तीय नियोजन के महत्व को दर्शाते हैं। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एट मिनिमम कॉस्ट। न्यूनतम लागत पर पूंजी की उपलब्धता। न्यूनतम लागत किसे कहते हैं? कि मार्केट में यदि पूंजी जो उपलब्ध हो रही है विभिन्न प्रतिभूतियों के माध्यम से, समता अंशों, पूर्वाधिकार अंशों और ऋणपत्रों के द्वारा, तो उनकी जो कुल लागत है
वह न्यूनतम होनी चाहिए। यानी यदि मार्केट में डिफरेंट वेरिएशन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन के, यानी सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के एक निश्चित संयोग के अलग अलग यदि लागतें आ रही हैं, तो उसमें से न्यूनतम लागत वाले कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करके उस पूंजी को उपलब्ध करना वित्तीय नियोजन के महत्व के अंतर्गत आता है। क्योंकि नियोजन में ही हम इन सब बातों का एनालिसिस करते हैं और विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेते हैं कि हमें किस तरह की पूंजी कहाँ से और किस तरह से एकत्रित करनी है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, अनुकूलतम पूंजी संरचना। पूंजी संरचना के बारे में भी आप अच्छी तरह समझ ही चुके हैं अब तक के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे, कि पूंजी संरचना में हम स्वामी पूंजी और ऋण पूंजी के अनुपात को निर्धारित करते हैं। व्यवसाय के प्रारंभ में कोई भी संस्था ऋण पूंजी का इस्तेमाल सामान्य तौर पर नहीं करती, क्योंकि वह जोखिम पूंजी है, रिस्की कैपिटल है। इसलिए प्रारंभ में समता अंशों के द्वारा बिजनेस शुरू किया जाता है, लेकिन उन समता अंशों को कितने मूल्य का किस लागत पर किस तरह से मार्केट में कितनी मात्रा में एकत्रित करने की व्यवस्था की जाएगी, यह निर्णय लिया जाता है और यह नियोजन में ही संभव होता है। इसी तरह से यदि संस्था एक लंबे समय तक चल रही है और आगे वह विस्तार और विकास करना चाहती है और पूंजी की नई आवश्यकताएं उसके सामने आ रही हैं, यानी और पूंजी उसको नीडफुल है, तो उस एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए उसे डेट कैपिटल पर जाना चाहिए या जाना होता है। तो ऋण पूंजी का स्वामी पूंजी से क्या रेशो बना रहेगा, उससे कंपनी की लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूंजी की लागतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का भी विश्लेषण नियोजन के अंतर्गत कर लिया जाता है और वह पूंजी संरचना एक ऑप्टिमल या एक अनुकूलतम या एक श्रेष्ठ पूंजी संरचना मानी जाती है। कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, तीसरी बात जब हम करें तो पूंजी की सुरक्षा। पूंजी की सुरक्षा का आशय यही है कि हमें बिजनेस के प्रोफाइल को देखते हुए, मॉडर्न या प्रेजेंट एनवायरनमेंट को देखते हुए, टेक्नोलॉजी में निरंतर बदलाव को देखते हुए यह देखना चाहिए कि जो भी पूंजी एकत्रित की गई है वह सुरक्षित रहे। सुरक्षित इन द सेंस कि रोज नए होने वाले आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन या मशीनों के नए नए नवाचार, इनोवेशंस जो हो रहे हैं, उससे बहुत ही जल्दी तकनीकों में परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर बिजनेस को चलाया जाना जरूरी हो जाता है, जिससे लागत कम हो और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। कॉस्ट रिडक्शन और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। ऐसा करने के लिए लगातार पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनोवेशंस करने होंगे, मॉडर्नाइजेशन करना होगा, मशीनों को सब्स्टिट्यूट करना होगा, रीस्टैब्लिशमेंट उनमें किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट उनमें किया जाएगा। इन सब के लिए पूंजी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में चाहिएगी और उसकी व्यवस्था करने के लिए पहले से ही नियोजन में इसका प्रोविज़न रखा जाएगा कि कुल कितनी पूंजी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मॉडर्नाइजेशन में, रिनोवेशन में ज़रूरी होगी, जिससे कि हम बहुत अधिक मात्रा में पूंजी को बाजार से एकत्रित करने या उसकी ऊंची लागतों पर उसको कलेक्ट करने से की परेशानी या संकट से बच सकें। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्सलीट एसेट्स, अप्रचलित संपत्तियों का पुनर्स्थापन। रिप्लेसमेंट की बात तो आज आम बात हो गई, एक जनरल बात हो गई। संपत्तियां या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं या किसी भी तरह की तकनीक है जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, इनमें बहुत ही तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं।
तो उन परिवर्तनों के आधार पर वित्तीय नियोजन अति आवश्यक है, क्योंकि हर संपत्ति में जब कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है तो न केवल उसकी लागत देखी जाती है बल्कि उस संपत्ति की एज भी देखी जाती है, अवधि भी देखी जाती है कि ये कितने समय तक हमारे को आउटपुट देगी या उत्पादन का कार्य करेगी। तो उसकी अपनी एक एज के हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन उसकी लागतों के साथ बैठाकर पूंजी की व्यवस्था की जाती है, और ऐसा करने में वित्तीय नियोजन की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अप्रचलित संपत्तियां, जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत जल्दी जब तकनीक में परिवर्तन होते हैं तो उस समय के साथ संपत्तियां भी उस प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। फिर एक नई तकनीक आ जाती है जिसका रिप्लेसमेंट करना, जिसको प्रतिस्थापित करना एक बिजनेस फर्म के लिए प्रॉफिट मेकिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसा सभी कार्य करने के लिए वित्तीय नियोजन में पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था या अरेंजमेंट किया जाता है। सक्सेस ऑफ एंटायर फर्म, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि हम यदि ऊपर के सभी पॉइंट्स की बात करें तो कंक्लूडिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक संस्था की सफलता, और संस्था की सफलता का मतलब ये है कि वित्तीय साधन वो साधन है जो संस्था के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विभाग में, इन एवरी फंक्शन, इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी प्रोसीजर, इन फाइनेंस इज इन्वॉल्व्ड, और उस फाइनेंस की पूरी व्यवस्था यदि उसका अरेंजमेंट, उसका मैनेजमेंट, उसका नियंत्रण, ये सभी कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से नियोजन की विधि में किए जाएं तो अल्टीमेट रिजल्ट हमें मिलेगा जो है अधिकतम लाभ या संस्था की सफलता या संस्था की कुशलता, एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। और यह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करना चाहेगा। तो संस्था की सफलता का जो पैरामीटर है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर या माप क्या है कि वह कितने वित्तीय साधनों को उपलब्ध करती है या एकत्रित करती है, उनका सही प्रकार से अलॉटमेंट या आवंटन करती है, उनका अनुकूलतम उपयोग करती है, और लास्ट में वह किस प्रकार अपने लाभों को कमा पाती है। और इन सभी कार्यों में लागत का एनालिसिस किस प्रकार किया जाता है और उनका लागत और लाभ में क्या सामंजस्य रखा जा रहा है। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के ही पार्ट है जो कि इस कार्य को संभव बनाते हैं। लास्ट पॉइंट है हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी पर अधिक प्रत्याय। सिंपल सी बात है कि जो भी पूंजी हमने विनियोजित की है उसकी लागत हम पे करते हैं, उसकी हमें लागत का भुगतान करना होता है, कॉस्ट पे करनी होती है। इस कॉस्ट को किस तरह से एनालाइज करते हैं, समझदारियों को दिया जाने वाला लाभांश, और वो लाभांश निश्चित नहीं होता, लेकिन प्रत्येक इक्विटी शेयर होल्डर अपनी पूंजी पर एक अपेक्षित प्रत्याय दर अर्जित करना चाहता है। तो उस प्रत्याय दर के आधार पर उसकी रिटर्न क्या है, यानी विनियोजित पूंजी पर कितना प्रत्याय अर्जित किया जाता है, और वह जितना अधिक होगा विनियोजन का उतना ही फाइनेंशियल प्लानिंग की वही सफलता मानी जाती है। तो विनियोजित पूंजी में हायर रिटर्न लेने वाली कंपनीज मार्केट में अपना अच्छा डोमिनेंस रखती है, अपनी गुडविल बनाती है, उसको सफल संस्था के रूप में या फर्म के रूप में देखा जाता है। वह पूंजी पूरे मार्केट में और आगे अधिक यदि एक्सपांशन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है उसको, तो वह बहुत आसानी से कलेक्ट कर पाती है। और ये सभी तभी संभव होता है जबकि वित्तीय नियोजन बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, क्योंकि हायर रिटर्न की जो बात है वो हायर रिटर्न तभी मिलता है जबकि कैपिटल जितनी आपने एकत्रित की है उसका विनियोजन सही प्रकार से हो, उसका उपयोग सही प्रकार से हो, उसका मॉनिटरिंग प्रॉपरली किया जाए, कंट्रोल किया जाए,
लास्ट में लाभों के रूप में उसकी कुशलता को या एफिशिएंसी को देखा जाए। और ऐसा करते हुए कंपनी अपने एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम लेवल पर ले जाती है और उस पर रिटर्न हाई रेट पर या प्रत्याय ऊंची दर पर अर्जित करने में सफल होती है। तो ये है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के सभी एस्पेक्ट्स जो आज हमने कंप्लीट कर लिए। इनमें कभी कहीं कोई दिक्कत आ रही हो किसी पॉइंट में या किसी डिस्क्रिप्शन में, तो आप फ्रीली क्वेश्चंस को पूछिए, लेकिन जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन्हें बहुत केयरफुली सुनिए, समझिए और दिक्कतों को बताइए। थैंक यू।